हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड के फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट के बारे में, जिसे अभी हाल ही में हमारे गवर्नमेंट ने गुजरात के कलोल ज़िले में इनोग्रेट किया था। और उस इनोग्रेशन सेरेमनी का एक वीडियो भी है, आप पहले उस वीडियो को देख लो, फिर हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। वैसे यदि हम लोग डिस्कस करें कि हमारे गवर्नमेंट को भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों है, तो वैसे मैं यदि आपको बता दूं तो अभी हमारे देश में काफ़ी ऐसे संस्थान हैं जो हमारे फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जैसे कि इफ़को हो गया जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और भी काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो हमारे फार्मर के फर्टिलाइज़र ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन ये सारे मिल के हमारे फार्मर के टोटल 3/4 ज़रूरतों को ही पूरा कर पाते हैं। बाकी 1/4 जो है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट का भी प्लान है कि जो 1/4 जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाए, इसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। वैसे यदि आप ये देखो तो ये 1/4 ही इतना ज़्यादा है कि ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे प्रभाव डालता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए फर्टिलाइजर का जरूरत होना तो एक ऑब्वियस सी बात है। वैसे यदि कुछ और रीजन को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अभी बताया था कि यदि आप एक यूरिया के 50 केजी के बैग को खरीदते हो तो आपको 300 रुपया देना पड़ता है। लेकिन वहीं गवर्नमेंट को उसे 3500 रुपये में इंपोर्ट करने का चार्ज पड़ता है, और गवर्नमेंट टोटल 3200 रुपये सब्सिडी देता है ताकि हमें 300 रुपये में प्राप्त हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3200 जो है एक बड़ा अमाउंट है, और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को टोटल 1,60,000 रुपये सिर्फ सब्सिडी पे खर्च करना पड़ गया था। और साथ ही गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इस साल एस्टिमेशन है कि ये अमाउंट 2 लाख करोड़ तक भी चल जाए। और इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक कंपनियों को बढ़ावा दे और जितना हो सके वो इंपोर्ट करने से बचे। और इसके साथ ही गवर्नमेंट यूरिया के कुछ अल्टरनेट को भी खोजने का प्रयास करे। और अभी हाल ही में जो हमने लिक्विड नैनो यूरिया को जो देखा है वो यूरिया का ही अल्टरनेट है। आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे ये एक नॉर्मल यूरिया है, ये वाइट कलर के दानेदार टाइप सा होता है। और वहीं आप ये देख सकते हो ये एक लिक्विड नैनो यूरिया का एक बोतल है। वैसे गवर्नमेंट का कहना है यदि आप एक लिक्विड नैनो यूरिया के बोतल को परचेज करने जाते हो तो आपको 230 रुपये पड़ेंगे। वैसे गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि यदि आप एक 500 ml के लिक्विड नैनो यूरिया के बोतल को आप यदि 100 लीटर वाटर में यदि आप घोल देते हो तो इसका भी सेम प्रभाव होगा जितना कि आप एक 50 केजी के नॉर्मल यूरिया से प्राप्त करते थे। वैसे आप सब जानते हो कि अभी कुछ समय पहले ही इफ़को ने यूरिया को नीम से कोटेड कर दिया था। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो ये एक नीम कोटेड यूरिया का इमेज है। ऐसा करने के पीछे इफ़को ने ये रीजन दिया था कि यदि आप एक नीम कोटेड यूरिया को अपने पौधे में डालते हो तो पौधों को नुकसान पहुँचाने वाले जो भी कीटाणु हैं वो पौधे के आसपास आने से डरेंगे और उससे दूर ही रहेंगे। और ऐसा करने के पीछे यदि मैं आपको एक और रीज़न बताऊं तो आप नकली दूध के बारे में जानते होंगे। और नकली दूध को बनाने में लोग यूरिया का उपयोग कर लेते थे, और जब से यूरिया में नीम को कोटेड कर दिया गया है और यदि वो इसका उपयोग यदि नकली दूध बनाने में करते भी हैं तो फिर दूध में तीतापन आ जाएगा और वो उपयोगी नहीं रहेगा। अब हम लोग कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं जो हम लोग पौधों में डालते हैं। तो यदि मैं आपको बता दूँ तो NPK, तो यहाँ पे N बताता है नाइट्रोजन के बारे में, P बताता है फॉस्फोरस के बारे में, और K बताता है पोटेशियम के बारे में। वैसे हम लोग डेली लाइफ में पौधों के नाइट्रोजन ज़रूरतों के लिए हम लोग यूरिया को डालते हैं, और वहीं पोटेशियम के लिए हम लोग DAP को डालते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो फॉस्फेट, वहाँ जो फॉस्फेट है उससे पोटेशियम मिल जाता है। और साथ ही पोटेशियम के लिए हम लोग पोटास का यूज करते हैं। और यदि मैं आपको बताऊं कि इन फर्टिलाइज़र का पौधों पे क्या असर होता है, तो हम लोग जो नाइट्रोजन मटेरियल देने के लिए यूरिया डालते हैं वो पौधों को ग्रीन रखने में मदद करता है। और उसके साथ ही जो हम लोग फॉस्फोरस जो मटेरियल DAP जो डालते हैं वो पौधों को जड़ों तक जाके पौधों के विकास में मदद करता है। और यदि बात किया जाए पोटास के बारे में तो वो पौधों के और ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी अपने यूरिन में यूरिया को बाहर निकालते हैं। और यदि मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो हमारे शरीर में जो भी अमोनिया होता है वो लीवर में जाता है, और लीवर में जाके फिर कार्बन डाइऑक्साइड से मिल के रिएक्शन करता है और फिर जाके वहाँ पे यूरिया का निर्माण करता है। और यदि मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो यहाँ पे NH3 जो कि अमोनिया है और NH3 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और फिर वो NH2CO NH2 बनाता है जो कि यूरिया का फॉर्मूला है। और जब यूरिन का निर्माण लीवर में हो जाता है तो फिर वो हमारे ब्लड के थ्रू किडनी में आता है। और हम लोग जानते हैं कि किडनी का काम ही यही है कि वो हमारे ब्लड से जो भी इम्प्यूरिटीज़ है उसको सेपरेट करता है और फिर उसको यूरिन के रूप में बाहर निकालता है।
तो ये जो यूरिया जो निकलता है वो हमारे शरीर का इम्प्योरिटीज है जो हमारे यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और अब थोड़ा दी इफ़को के बारे में बात कर लिया जाए तो इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। यदि आप अभी देखो तो फर्टिलाइज़र का मुद्दा न्यूज में भी काफ़ी है, क्योंकि हम लोग अभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में भी फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्ल्ड में फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्टर में टॉप में रसिया आता है, और हम लोग जानते हैं कि अभी रसिया यूक्रेन वॉर में वहाँ पे बिजी है, तो उनका अभी सप्लाई चेन थोड़ा बाधित हो रखा है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में फर्टिलाइज़र का क्राइसिस महसूस किया जा रहा है। वैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस वॉर का कोई सॉल्यूशन हो जाए ताकि फर्टिलाइज़र सप्लाई बढ़ जाए, ताकि फर्टिलाइज़र के दामों पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। और यदि इसका एनालिसिस किया जाए तो इफ़को ने जो नैनो यूरिया को डेवलप किया है, हमें उम्मीद है वो हमारे भविष्य की ज़रूरतों पे खरा उतरेगा और आगे आने वाले वक्त में हम लोग अपने फर्टिलाइज़र इंपोर्ट को कम कर पाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप सबने वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।